तो गाइस ऐसे अपनी जर्नी से अभी ब्रेक ले रखा है, लेकिन उसके कुछ पोकेमोन हैं जिनका पोटेंशियल हमें अभी तक नहीं पता लगा है और शायद आगे भी ना पता लगे जब तक वो फुली इवोल्व नहीं हो जाते। तो आज हम बात करने वाले हैं उन सभी अनइवोल्व पोकेमोन के बारे में कि वो फुली इवोल्व होने के बाद कितना पोटेंशियल अनलॉक कर सकते हैं। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि अनइवोल्व पोकेमोन अगर फुली इवोल्व हो जाते हैं तो स्ट्रॉन्ग ही होंगे, क्योंकि ऐसे में कई सारे एग्जाम्पल देख रखे हैं जहाँ पर पोकेमोन इवोल्व होने के बाद वीक हो जाते हैं या उनकी पर्सनैलिटी में चेंजेस आ जाते हैं, जिस कारण वो वीक हो जाते हैं क्योंकि वो अपनी पुरानी पर्सनैलिटी या ट्रेनिंग को भूल जाते हैं और वो नई बॉडी को कई बार अडेप्ट नहीं कर पाते। जिसका बेस्ट एग्जाम्पल है टोरटेरा, जिसके काफी कमाल की स्ट्रेंथ आ गई थी, लेकिन वो अपना स्पेशल स्किल यानी कि इतनी स्पीड खो चुका था जिसकी उसने प्रैक्टिस भी की थी और उसी के जरिए वो ज्यादा बैटल जीतता था। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं ऐसे सही अनइवोल्व पोकेमोन को क्यों इवोल्व होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, और हर पोकेमोन की अलग अलग स्पेशल कंडीशन होती है, उन्हें इवोल्व करने के अलग तरीके होते हैं जिन्हें ऐसे ज्वाइन कर सकता है। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, तो वीडियो को अभी लाइक कर दो, क्या पता इसका वापस आ जाए। मुझे लगता है कि आप बल्बासोर, स्क्वार्टल या फिर पिकाचू का जानना चाहते हैं, तो मैं चाहता हूँ इस वीडियो को गिलार रीजन से स्टार्ट किया जाए, यानी कि गिलार के अनइवोल्व पोकेमोन से लेके कैंटो तक सभी अनइवोल्व पोकेमोन के बारे में हम जानेंगे कि उन्हें कहाँ तक एवोल्यूशन मिलना चाहिए और कौन कौन सी सिचुएशन ऐसी आएंगी कि उन्हें उसी फॉर्म में रुक जाना चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं गिलार रीजन की, जहाँ के सभी पोकेमोन फुल्ली इवोल्व हैं, तो ये रीजन को हम स्किप कर सकते हैं। नेक्स्ट आती है अलोला रीजन, यहाँ पर सभी पोकेमोन इवोल्व हो चुके हैं, यहाँ तक कि टोरा कैट भी इनसिनेटोर बन जाता है एंड में आके, जिसका इस नई बॉडी में आने के बाद परफॉर्मेंस में बदलाव आए होंगे या नहीं आए होंगे वो हम जानेंगे किसी और वीडियो में। लेकिन अभी बात करते हैं इसका फाइनल पोकेमोन राउलेट के बारे में। तो सबसे पहली बात, इसने एवरस्टोन को खा लिया है, जिसका मतलब ये है कि ये कभी इवोल्व नहीं कर सकता। लेकिन ये एक थ्योरी है कि ये कभी इवोल्व नहीं कर सकता, क्योंकि इवोल्व करने के लिए इसे एवरस्टोन को सिर्फ होल्ड करने से हटाना होगा, क्योंकि ये सिर्फ एक होल्डिंग आइटम है, ना कि नोबल एवोल्यूशन स्टोन की तरह परमानेंट। और हमने इसका एनिमे में देख रखा है कि एवरस्टोन का यूज सीड बॉम्ब की तरह करता है, तो ये आराम से उसे थ्रो कर सकता है। और अगर ये फुल्ली इवोल्व हो जाता है तो उसकी स्ट्रेंथ और स्पीड बढ़ जाएगी, जिससे इसकी परफॉर्मेंस बेटर हो जाएगी। लेकिन इसके पास यहाँ पर दो फॉर्म है, एक हिसुइयन फॉर्म जिसमें फाइटिंग टाइप इसको मिल जाती है, क्योंकि इसका टैकल हमने देखा ही होगा कि कितना ज्यादा पावरफुल था, तो मुझे लगता है कि इसको फाइटिंग टाइप ही मूव मिलने चाहिए। और ये डेसिडोए एसकेल काफी अच्छी जोड़ी बना सकता है, क्योंकि इसने नॉर्मल डेसिडोए को तो कब का सरपास कर दिया है, तो मुझे लगता है कि इसे हिसुइयन वाली फॉर्म मिलनी चाहिए। वैसे ये एकदम नॉर्मल डेसिडोए भी बनेगा तो उसमें कोई कमी नहीं आएगी, क्योंकि इसकी स्किल काफी कमाल के हैं और मूव सेट इसके कमाल के थे ही। अगर से कोई मूव रिप्लेस करना ही है तो इसे सीड बॉम्ब को स्पीड सर्कल से रिप्लेस कर सकता है, तो ये दोनों ही फॉर्म काफी कमाल की है और राउलेट पे एकदम सूट भी करती है। तो अब आगे चलते हैं कालोस रीजन की ओर, जहाँ पर सभी पोकेमोन फुल्ली इवोल्व हो चुके थे, तो यहाँ पर भी हम स्किप कर सकते हैं। तो अब हम आ चुके हैं यूनोवा रीजन, जहाँ पर सबसे ज्यादा जरूरत है एवोल्यूशन की, जहाँ सबसे पहले नाम आता है पिग्नाइट का। इसे एम्बोर में इवोल्व हो जाना चाहिए, क्योंकि इसकी स्ट्रेंथ काफी बढ़ जाएगी और जो परफॉर्मेंस इसकी पिग्नाइट की फॉर्म में रही थी वो इनहेंस हो जाएगी इस फॉर्म में आने के बाद। और अगर ये यूनोवा रीजन में फुल्ली इवोल्व हो जाता तो ये एसके क्रोकोडाइल के एकदम इक्वल होता, या फिर ये एकदम राइवल की तरह दिखाए जा सकते थे। नेक्स्ट आती है स्नाइवी, जिसकी पर्सनैलिटी एकदम ट्रिको की तरह थी, तो वही फुल्ली इवोल्व हो जाती। तो आपने देखा होगा इसका डिजाइन एकदम स्नेक की तरह है, जिसकी एजिलिटी बहुत ज्यादा फास्ट होती है, तो मुझे लगता है कि एस इसे काफी अच्छा यूज कर पाता और फिर शायद ये लुकारियो को भी डिफीट कर देती और वहाँ पर एस को हार का सामना नहीं करना पड़ता। नेक्स्ट आता है ओसवर्ट, जिसको सेमिरोड कभी नहीं बनना चाहिए, क्योंकि आपने देखा होगा कि 4 पैर में पोकेमोन थोड़े अनस्टेबल हो जाते हैं अगर वो स्टार्टिंग से 4 पैर के पोकेमोन ना हो तो। और मुझे नहीं लगता कि एस का ओसवर्ट इतना स्किलफुल है कि वो 4 पैर को भी अडेप्ट कर लेगा, वो तो बल्कि एक कॉमेडी पोकेमोन है, तो मुझे लगता है कि सेकंड फॉर्म में आ जाना चाहिए, यानी कि डिवोट में ही ये अच्छी परफॉर्मेंस दे सकता था, क्योंकि इसकी परफॉर्मेंस इनहेंस होती, क्योंकि एस के ओसवर्ट ने स्पीड की ट्रेनिंग की है, तो मुझे लगता है कि सेकंड फॉर्म में बेस्ट रहेगा, जिससे इसकी स्पीड और अटैक बढ़ जाएंगी। क्या आप इस बात से एग्री करते हैं कि इसे फाइनल एवोल्यूशन नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि फाइनल एवोल्यूशन में थोड़ा वीक हो सकता है। आई मीन वीक तो नहीं कहेंगे, स्ट्रॉन्ग ही होगा, लेकिन इसकी परफॉर्मेंस काफी बेकार हो जाएगी। अब आता है बोल्डर, जो रॉक टाइप पोकेमोन है, लेकिन इसे इवोल्व करने के लिए ट्रेड करना होगा, जिसके बाद ये एस का पोकेमोन नहीं रहेगा, तो मुझे नहीं लगता कि इसे फायदा भी होगा ट्रेड करने का, तो ये सेकंड फॉर्म में ही बेस्ट है। माना कि इसकी परफॉर्मेंस में ज्यादा बदलाव नहीं आएंगे और आगे भी नहीं आ सकते, हो सकता है एस के डैड की हेल्प करे ट्रेड करने में और उसके बाद दोबारा इसको वापस कर दे, जिसके बाद इसका पोटेंशियल अनलॉक हो जाएगा और ये बहुत ज्यादा पावरफुल पोकेमोन बन जाएगा। पर मुझे नहीं लगता कि ये पावरफुल होने के बाद भी कुछ कर पाएगा, क्योंकि आपने देखा होगा कि बोल्डर की परफॉर्मेंस बिल्कुल ही डिसेंट सी थी। अब आता है स्क्रैगी, जिसे थोड़ी ट्रेनिंग के बाद स्कार्ट्रिया इवॉल्व हो जाएगा और मुझे लगता है कि इसे हो जाना चाहिए, क्योंकि इसके पास जितना कुछ है वो सब इनहेंस हो जाएगा इसका एवोल्यूशन होने के बाद। ना ही इसकी टाइपिंग में बदलाव आएंगे, ना इसकी एबिलिटी में, उसके तो इसके एकदम नॉर्मल रहेंगे। तो मुझे लगता है इसे इवॉल्व करना इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं रहेगा, लेकिन अगर इसकी परफॉर्मेंस आप अच्छी देखना चाहते हो तो इसे इवॉल्व कर सकते हैं। तो अब हम आ चुके हैं सिनो रीजन, जहाँ के पोकेमोन 2 हैं जो फुली इवॉल्व नहीं हुए, जिनको तो फुली इवॉल्व होना ही चाहिए, अभी नहीं तो आगे, लेकिन उन्हें फुली इवॉल्व होना चाहिए, जिससे उनकी पावर बहुत ज्यादा निखर के आ सकती है। तो पहले बात करते हैं बुइजिल के बारे में। बुइजिल ने कभी ऐसा नहीं कहा कि उसे इवॉल्व नहीं होना, माना कि उसने अपने एवोल्यूशन पोकेमोन को डिफीट कर रखा है पहली बार में ही अपने स्किल के साथ। मुझे लगता है इसकी स्किल में कोई बदलाव नहीं आएंगे,
इसकी स्ट्रेंथ और स्पीड बढ़ जाएगी, जिससे ये आगे और ज़्यादा परफॉर्मेंस अच्छी दे सकता है। और अगर ये उसी टाइम पे फुल इवॉल्व हो जाता तो सिनोरेजन कालो सीजन की परफेक्ट राइवल बन जाती। और इसमें एक और पोकेमोन है जिसका नाम है गिब्बल, जिसको तो फैंस चाहते हैं कि ये गार्चोम कब बनेगा। और अगर ये गार्चोम बन जाता है तो इजिली ये नंबर 1 पे आ जाता है सभी ड्रैगन टाइप पोकेमोन में एस की टीम में, क्योंकि गिब्बल होने के बाद भी इसके अंदर बहुत ज्यादा पोटेंशियल दिखाया गया है सिनोरेजन में, जो अनलॉक कर सकता है गार्चोम बनने के बाद। अब हम आ चुके हैं ओइन रीजन में, जहाँ सिर्फ एक ही अनइवॉल्व पोकेमोन है कोरफिश। सिर्फ क्रोडेंट बन जाना चाहिए क्योंकि इसका स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी और सच में काफी फिजिकली स्ट्रॉन्ग है और मेगा एवोल्यूशन वाले पोकेमोन को टक्कर दे सकता है अगर ये फुल इवॉल्व हो जाता है तो। इसकी परफॉर्मेंस काफी कमाल की थी, इसकी स्ट्रेंथ ही पावर है, यानी कि इसकी स्ट्रेंथ जितनी ज्यादा होगी उतना यह पोकेमोन पावरफुल होगा। उसकी परफॉर्मेंस यार सच में बेस्ट थी। तो अब हम आ चुके हैं जोटो रीजन, जहाँ पर सबसे पहले पोकेमोन आता है क्विलावा, जो थोड़ा शांत स्वभाव का है। तो मुझे लगता है किसे हिस्विन टाइफ्लोजन ही बनना चाहिए, जिससे ये घोस्ट टाइपिंग को अचीव कर लेता है और फिर साइज की जोड़ी गैंगार से ज्यादा अच्छी जम सकती है। और नेक्स्ट आता है बेलीफ। मुझे लगता है किसी इवॉल्व तो होना नहीं चाहिए, क्योंकि बेलीफ यार जितनी क्यूट है ना उतनी काफ़ी है, और मुझे नहीं लगता कि मैगेनियम बनने के बाद वो इतनी क्यूट रह सकती है। और बेलीफ की सारी हरकतें टीनेजर की तरह है, तो मुझे लगता है कि ये सूट करता है बेलीफ की फॉर्म पे ही। नेक्स्ट आता है टोटोडाइल। ये सच में फनी पोकेमोन है और ये फ्रेंडली क्रिएटर बनने के बाद अनबीटेबल हो सकता है, और ये हमें दूसरा गोड्रा की फॉर्म में देखने को मिल सकता है, जिसका रेन डांस आने के बाद ये सच में बहुत ज्यादा पावरफुल पोकेमोन बन जाएगा। तो मुझे लगता है कि इसको तो इवॉल्व होना चाहिए। तो अब हम आ चुके हैं कैंटो रीजन में, जहाँ पर हमें दिखने को मिलते हैं सबसे पहले पोकेमोन पिकाचू के बारे में बात करते हैं। इसको तो यार बिल्कुल भी इवॉल्व नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसे पोकेमोन कंपनी को घाटा हो सकता है। और दूसरी बात, एस्केच की बॉन्डिंग भाई अजीब लगेगी यार, क्योंकि अब पिकाचू नहीं राइचू है वो। जब तक एस्केचन को बड़ा नहीं किया जाता है तब तक पिकाचू ही सही है, और बड़े होने के बाद किसी और को दे देंगे पिकाचू, उसके बेटे को, जैसे बेंटन में हुआ था। ये तो काफी नॉर्मल सी बात है, लेकिन इसे इवॉल्व नहीं होना चाहिए जब तक एस 10 साल का है या फिर 15 साल का भी होगा तब भी। और पिकाचू जितनी नफरत है पोकेमोन में जाने से उतनी नफरत है इसे इवॉल्व होने से। तो वीडियो को अभी तक आप देख रहे हो तो इस वीडियो को लाइक कर दो अगर भूल गए तो, वरना चलो आगे चलते वीडियो को देखते हैं। अब बचता है स्क्वार्टल, जिसे इवॉल्व बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसे ये स्क्वाड को छोड़ देगा। माना कि वो जब पावरफुल हो जाएगा, इसका स्क्रीन टाइम काफी ज्यादा मिल जाएगा, और ये मुझे लगता है कि कैंटो का काफी ज्यादा पावरफुल पोकेमोन बन सकता है। लेकिन ये बिल्कुल नहीं चाहेगा, क्योंकि इससे इसको ये प्रॉब्लम हो सकती है, इसकी पर्सनैलिटी चेंज हो सकती है, क्योंकि ऐसा देखने को मिला है कि कैंटो के पोकेमोन अलग पर्सनैलिटी रखते हैं। अब ये स्क्वार्टल स्क्वाड का लीडर नहीं रहेगा और ना स्क्वार्टल स्क्वाड भी रहेगी। और स्क्वार्टल का ड्रीम भी है कि वो स्क्वार्टल स्क्वाड को ही वो टोटल स्क्वाड से बेस्ट बता सके, जिस कारण ये तो इवॉल्व नहीं होने वाला है। और यही सेम चीज बल्बासोर के साथ भी होने वाली है। बल्बासोर इवॉल्व होने से बिल्कुल इनकार कर चुका है, तो वो इवॉल्व नहीं होगा किसी भी कंडीशन में। आई थिंक सारे पोकेमोन हो चुके हैं कवर, जिन्हों को इवॉल्व होना चाहिए नहीं होना चाहिए, या अनइवॉल्व पोकेमोन सिर्फ इतने ही हैं। अगर मैं कोई मिस कर दिया तो कमेंट करके बताना कि कौन सा पोकेमोन मैंने मिस कर दिया है। और अगर आप देखना चाहते हैं कि अगर ऐसे सारे पोकेमोन फुल्ली इवॉल्व हो जाते हैं तो उनका पावर लेवल क्या होगा, तो आप इस मांगा को देख सकते हैं, जिसको मैंने कवर कर रखा है। देखिए 3 पार्ट आ चुके हैं, चौथा पार्ट लाने वाला हूँ बहुत जल्द। अगर इस वीडियो पे 100 लाइक हो जाते हैं तो